है रिसोर्सेज। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इसको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ जो कहानी दी गई है उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी हैं, प्लस इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो मोना और राजू हैं वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे थे घर की साफ सफाई में। तो जो मोना है वो कहती है कि आसपास की चीज़ें देखो, जैसे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स एंड हनी बॉटल, बुक्स, ये चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं। तो इसी पर उसकी मदर अम्मा कहती हैं कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, मतलब वो यूज़ आती हैं चीज़ें तभी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं रिसोर्सेज। अब इसी बात पर राजू एक क्वेश्चन करते हैं अपनी अम्मा से कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स, कि रिसोर्स क्या है। तब उसकी मदर अब रिप्लाई करती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे वो रिसोर्सेज कहलाती है। नीड का मतलब यहाँ पर है हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को जो भी चीज़ें पूरा करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो अम्मा कहती हैं कि चारों तरफ देखो, लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि जब आपको प्यास लगती है यू ड्रिंक वाटर, आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, आप स्कूल जाते हो तो रिक्शा की ज़रूरत पड़ती है, पढ़ते हो तो टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये हैं क्या, ये सभी चीज़ें हैं रिसोर्सेज। जैसे कि आपके फादर ने आपके लिए टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं और उस स्नैक्स में उन्होंने डाली हैं फ्रेश वेजिटेबल्स, तो जो फ्रेश वेजिटेबल्स इसमें डाली हैं वो भी तो एक रिसोर्स है। तो जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल्स है, टेक्स्ट बुक है, ये सभी चीज़ों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, यूटिलिटी, मतलब इन सभी का यूज़ होता है। और एक यूटिलिटी एंड जो यूजेबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वही उसे रिसोर्स बनाती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो यूज़ हो या वो यूटिलाइजेशन में आए तो उसे रिसोर्स कहा जाता है। नाउ जो राजू है वो एक क्वेश्चन करता है कि कुछ भी, कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्सेज कैसे बनती है। तो उनकी मदर कहती है कि किसी चीज़ की अगर वैल्यू हो तो वो अपने आप में रिसोर्सेज बन जाती है, क्योंकि देखिए वैल्यू होती है तभी तो हम उसे यूज़ करते हैं, या फिर ये कह लो हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होती है तभी तो उनकी वैल्यू होती है। तो जिनकी यूज़ जो यूज़ होते हैं उनकी एक वैल्यू होती है, उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है रिसोर्सेज, और हर रिसोर्स की वैल्यू होती है, ऐसा अम्मा कहती है। और वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ, मतलब कोई चीज़ हमारे लिए कितनी यूजेबल है ना। देखिए वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ, मतलब कोई चीज़ जो हमारे वर्दी हो, हमारे यूज़ में आए, हमारे उपयोग में आए। अब उनकी मदर एक चीज़ और कहती है कि कुछ रिसोर्सेज की तो इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ एक की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो जो मेटल्स हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे कि वो पैसे में खरीदी और बेची जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी और भी अदर मेटल्स, अलॉयज, ये सब चीज़ें। और अगर हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप की बात करें, दे डोंट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे कि आप कहीं पार्क में जाएंगे, आप कहीं गार्डन्स में जाएंगे, आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स पे जाएंगे, है ना, या कहीं नेचर में घूमने जाएंगे, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो है तो रिसोर्सेज का ही पार्ट ना, क्योंकि वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करती हैं। अब उनकी मदर एक चीज़ और कहती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है टाइम के साथ। जैसे कि अगर आपकी ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ बनाती है आज के टाइम पर, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर वो अपना पेटेंट जमाए उन पर, मतलब अपना राइट जमाए अब कि भाई ये मेरी इन्वेंशन है, और फिर उनको बेचें तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर पेटेंट का मीनिंग दिया गया है कि आपका अपना एक्सक्लूसिव राइट, कि वो आइडिया आपका था या वो इन्वेंशन आपकी खुद की थी, अब उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं रिसोर्सेज के, और ये दोनों ही रिलेटेड हैं लोगों की ज़रूरतों से। अब अगर लोगों की बात करें तो वो भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं। कैसे, जैसे कि उनके आइडियाज़, उनके नॉलेज, उनके इन्वेंशंस और जो उनकी डिस्कवरीज होती हैं, उन्हीं से मोर एंड मोर रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। जैसे कि डिस्कवरी एंड इन्वेंशन ऑफ मैनी थिंग्स, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ फायर,
जब फायर की डिस्कवरी हुई तो क्या हुआ था, उससे कुकिंग स्टार्ट हो गई थी। और भी जो चीज़ें इन्वेंट हुई जैसे कि इन्वेंशन ऑफ व्हील, उससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो आगे डेवलप होने लगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं उससे क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो मोर एंड मोर क्रिएट होते हैं, और इनको क्रिएट कौन करता है, ह्यूमन बीइंग। तो लोग भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। और जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है ना। तो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, 3 प्रकार के रिसोर्सेज हैं। तो तीनों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल होते हैं। अब जो ये रिसोर्सेज हैं ये नेचर से प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती। इनको यूज़ किया जा सकता है बिना मॉडिफिकेशन के। मॉडिफिकेशन कैसे, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको क्या कहा जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। नाम से भी समझ आ रहा है, जैसे कि एयर जिसे हम ब्रीथ करते हैं, वाटर जो हमें रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, जो पानी हम पीते हैं। देखिए हालांकि हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफाई करके पीते हैं, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन करने की तो ज़रूरत नहीं होती ना, बस उसमें मशीन लगानी पड़ती है ना। सोइल, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनको एज इट इज़ यूज़ किया जाता है, और ये जो चीज़ें हैं ये एक गिफ्ट है नेचर की तरफ से, जिन्हें हम फ्री गिफ्ट बोल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर के लिए हमें थोड़े बहुत टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर भी सेम वही बात कही गई है कि टूल्स एंड टेक्नोलॉजी ज़रूरत हो सकती है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ताकि उनका बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ हो सके। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में। जैसे कि किस बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर, मतलब उनका डेवलपमेंट का लेवल कैसा है, यूज़ कितना है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ठीक है, स्टॉक कितना है, मतलब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का कितना स्टॉक है, इसके हिसाब से भी इसको क्लासीफाई किया गया है। प्लस इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इसके हिसाब से भी इसको क्लासीफाई किया हुआ है। तो अब ये देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की गई है। तो पहला ये है एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। तो एक्चुअल रिसोर्स की बात कर लेते हैं। एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी नोन होती है, मतलब पता होती है। नाम से भी समझ आ रहा है, देखिए एक्चुअल मतलब कोई चीज़ एक्चुअल में हमें पता हो कि कितनी क्वांटिटी में है, तो उसे क्या कहा जाता है, एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है। और इन रिसोर्सेज को आज के टाइम पर हम प्रेजेंट में यूज़ भी कर रहे हैं, और जो रिसोर्सेज हम आज के टाइम पर प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कोल इन रूरल रीजन ऑफ जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सोइल्स ऑफ डेक्कन प्लेटो दैट इज इन महाराष्ट्र। ये क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल एक्चुअल रिसोर्सेज से डिफरेंट है। हमें इसकी प्रॉपर क्वांटिटी नहीं पता, मतलब कि कितनी एंटायर क्वांटिटी है हमें नहीं पता, और ना ही इनको आज के टाइम पर हम प्रेजेंट टाइम पर हम इनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी एक तो प्रॉपर क्वांटिटी नहीं पता, या फिर ये कह लो कि हमें एक्चुअली में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है कि इनको कैसे यूज़ किया जाए, लेकिन ये आने वाले टाइम में ज़रूर यूज़ होंगे। अब इसके बारे में नेक्स्ट पेज पर पढ़ लेते हैं। अब जो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं इनको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम आज यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं इनको प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि लेवल ऑफ जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि हम इनको इजीली यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, जो किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल रिसोर्स का, लेकिन इसे हम आगे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है हाई स्पीड विंड्स का। देखिए 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जाम्पल था। हाई स्पीड विंड्स जो है वो 200 साल पहले पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन आज वो एक एक्चुअल रिसोर्स है, क्योंकि उसका यूज़ किया जाने लगा। अब जैसे कि जो विंड फार्म्स है वहाँ पर विंड मिल्स को यूज़ करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है, जैसे कि नीदरलैंड में नेगरकोइल कहाँ पड़ता है, ये एक सिटी है तमिलनाडु में, और यही सेम प्रोसेस गुजरात कोस्ट पर भी देखा जा सकता है। अभी हमने एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स पढ़ा, उसका हमने क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर किया था, उसका क्लासिफिकेशन हमने किया था डेवलपमेंट
एंड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पर। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन के बेसिस पर। ओरिजिन के बेसिस पर हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक कौन से होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, और बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, जैसे कि सोइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये है अबायोटिक। और प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। अब हम रिसोर्सेज को रेन्यूएबिलिटी के हिसाब से कैटेगराइज करेंगे। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जिन रिसोर्सेज को जल्दी ही रिन्यू किया जा सके, रिप्लेनिश किया जा सके, जो जल्दी क्रिएट हो सकते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। अब जो ये रिसोर्सेज होते हैं ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये अनलिमिटेड होते हैं। मतलब आप इसमें कितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी करो, इससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ रेन्यूएबल रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। अब उनकी बात कर लेते हैं जो अनलिमिटेड रेन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और जिसमें अगर ह्यूमन एक्टिविटी को इंटरफेयर किया जाए तो उस पर खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि सोलर एनर्जी एंड विंड्स एनर्जी। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनको अगर केयरलेस तरीके से, असावधानी से यूज़ किया गया, उससे क्या होगा, फिर उनके स्टॉक पर अफेक्ट आएगा। अफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव तरीके से उस पर प्रभाव पड़ना। तो जैसे वाटर, सोइल, फॉरेस्ट, इन सब को ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। अगर इनको ध्यान से यूज़ नहीं किया गया तो ये स्टॉक भी ख़त्म हो सकता है कभी आगे जाकर। जैसे कि जो वाटर है, ये लगता तो अनलिमिटेड रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन जिस तरीके से आज के टाइम पर नेचुरल वाटर जो सोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज हो रही है, ड्राइंग हो रहे हैं वो एरिया, उससे क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर इसको ढंग से यूज़ नहीं किया गया तो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो लिमिटेड होते हैं स्टॉक्स में, और अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए, मतलब एक बार अगर ये ख़त्म हो गए तो इनको हज़ारों साल लग जाते हैं रेन्यू होने में एंड इनको रेप्लेनिश होने में। अब अगर हज़ारों साल की बात करें, ये तो ह्यूमन लाइफ स्पैन से भी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो ध्यान से यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि इनको हज़ारों साल लगते हैं दोबारा से बनने में। अब हम बात करेंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, अब हम उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके बेसिस पर करेंगे, प्लेसेस के हिसाब से, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। जो रिसोर्सेज हर जगह उपलब्ध हों, हर जगह पाए जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, यूबिक्विटस, जैसे कि एयर, ठीक है। और जो रिसोर्सेज सर्टेन प्लेसेस में मिले उन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलते हैं, जैसे कि कॉपर एंड आयरन ओर। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कम या ज़्यादा कैसे होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन ये आता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है कि लैंड किस टाइप की है, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। क्लाइमेट मतलब वातावरण और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, हाइट। तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का ये अनइक्वल होता है, हर जगह सेम तो है नहीं। वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज जो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से, क्योंकि हर जगह का फिजिकल फैक्टर अलग है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज ह्यूमन ने बनाए हैं, जैसे कि देखिए कुछ नेचुरल सब्सटेंस जो होते हैं वो तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है, उनकी ओरिजिनल फॉर्म को फिर चेंज करके यूज़ कर लिया जाता है और वही बन जाते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे कि देखिए आयरन ओर जो है ना, इसको जब तक यूज़ नहीं किया गया था तब तक ये नेचुरल सब्सटेंस था। जब लोगों ने इसका यूज़ करना सीख लिया, इसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करना सीख लिया आयरन ओर से, तो ये एक रिसोर्स बन गया। अब जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं किसमें, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स एंड मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने में। उन्हें क्या कहा जाता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसमें ह्यूमन क्या करते हैं, उन नेचुरल सब्सटेंस की फॉर्म को चेंज कर देते हैं और फॉर्म चेंज होने पर वो रिसोर्सेज बन जाते हैं और बनाए वो ह्यूमन ने होते हैं, इसी वजह से कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जैसे कि जो टेक्नोलॉजी है ये भी तो एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है ना, क्योंकि ह्यूमन इसका यूज़ करते हैं और इन रिसोर्सेज के थ्रू कुछ और क्रिएट करते रहते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की। पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर एंड मोर रिसोर्सेज।
कैसे? अपनी नॉलेज को यूज़ करके, स्किल्स को यूज़ करके एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। मतलब जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो नेचर को यूज़ करके, उसका बेस्ट यूज़ करके कुछ अच्छे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है अपने नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। दैट इज़ वाई जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो स्पेशल रिसोर्स होते हैं और जो पीपल हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। लोगों के स्किल्स की क्वालिटी को यूज़ करना ताकि वो मोर रिसोर्सेज को बना सके, मोर रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकें, उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे सेफ रखा जाए। तो ये स्टोरी दी गई है, बस एक बार आप ये रीड कर लेना। इसको मैं इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये स्टोरी यहाँ तक इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। एक बार आप लोग पर रीड कर लेना। रिसोर्सेज को दो तरीके से सेफ रखा जा सकता है, एक तो रिसोर्स कंजर्वेशन, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है ये जान लीजिए। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और फिर यूज़ करने के बाद उन्हें प्रॉपर टाइम देना ताकि वो रिन्यू हो जाएं, उन्हें रिसोर्स कंजर्वेशन कहा जाता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होते हैं कि रिसोर्सेज को कितनी ज़रूरत है उतना यूज़ करना, प्लस उनको कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी यूज़ करना, उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और जो इन दोनों के डिफरेंसेस हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ना। रिसोर्स कंजर्वेशन वो होते हैं जब रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करके उन्हें टाइम दिया जाए रिन्यू होने का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होते हैं जब रिसोर्सेज को यूज़ करके फ्यूचर के लिए सेव किया जाए, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब आप लोग एक बार ये जो स्टोरी है ये रीड कर लेना, इतना पढ़ लेते हैं एक बार, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हर इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। कैसे? कंजप्शन ठीक से करे, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा करे, रिसाइकलिंग करे एंड रीयूज़ करे चीज़ों को। इससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी टाइम तक सस्टेनेबल भी रहेंगे और कंजर्व भी रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट